सरकार चलाने वालों को अगर यह पता ना हो कि इस देश के भीतर की स्थिति क्या है, सरकार चलाने वालों को अगर इस बात का एहसास ही ना हो कि इस देश के लोग किस अवस्था में जी रहे हैं, सरकार चलाने वालों के पास अगर कोई विजन ना हो तो क्या होगा। बात आज आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो टिकट की कीमत आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। हवाई सफर करेंगे तो भी आपको सफर महंगा हो चला है। इस देश के भीतर में रेलगाड़ी में सफर कीजिए, सड़क पर सफर कीजिए, हवा में सफर कीजिए, रसोई घर के भीतर में गैस का चूल्हा जलाइए या फिर कोयला या लकड़ी जलाइए। रसोई घर के भीतर में चाहे आटा गूंदते हुए रोटी बनाइए, चाहे आप चावल बनाइए, चाहे तेल डालिए और सब्जी बनाइए, चाहे आप फल ले आइए। ये सारी स्थितियां अगर आपकी जेब के खिलाफ जा रही हो तो आप क्या करेंगे? सरकार को याद करेंगे या फिर अपनी कमाई का रोना रोएंगे? और दूसरी तरफ जो कमाई आपकी हो रही है वह कमाई भी रुकती चली जाए, थमती चली जाए और धीरे धीरे रोजगार ही खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी, और इस अवस्था के बीच देश को लेकर सपने संजोए हुए चकाचौंध में समेटने की एक अद्भुत कोशिश, एक ऐसी उम्मीद और ऐसा सपना जगाने की कोशिश जिसके दायरे में इस देश का डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसके दायरे में इस देश का निजीकरण है, जिसके दायरे में इस देश में बेहतरीन गवर्नेंस देने का वादा है, जिसके दायरे में इस देश का राष्ट्रवाद है, जिसके दायरे में इस देश में हिंदुत्व का बोलबाला है। अब आप क्या करेंगे? रसोई है, घर है और उसके बाहर चाकरी भी नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए अगर सरकार के ही आंकड़ों को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। इस देश के भीतर में अब सभी पॉलिटिकल पार्टी नौकरी भी नहीं दे पाती है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही रोजगार दे पाती है। और भारत के भीतर में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को कहीं नौकरी मिली है तो वह बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी का पॉलिटिकल दफ्तर है, जहां पर आपको झंडे भी सजाने हैं, नारे भी लगाने हैं, चुनाव में जीतते वक्त आपको बूथ दर बूथ चीजों को मैनेज भी करना है और शायद उस भीड़ का हिस्सा भी बनना है जिस भीड़ में नारे लगाते वक्त हो सकता है कहीं आपको 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं 2000 रुपए मिल जाए। यही है इस देश का हाल, जो ऐसी स्थिति में सीधी बात अगर समझने की कोशिश की जाए तो अगस्त के महीने में यानी पिछले महीने में इस देश में 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई। यह नौकरी सिर्फ संगठित क्षेत्र की नहीं, असंगठित क्षेत्र की भी है। और उसके भीतर का एक अनूठा सच यह है कि पहली बार महंगाई ने इस देश में लोगों को अपने तौर पर दबाव डाला कि आप रोजगार खोजने के लिए बाजार में जाइए। यानी तकरीबन 4 लाख लोग अगस्त के महीने में रोजगार खोजने के लिए घर से बाहर निकले। कल तक वह रोजगार नहीं करते थे। कोई अपनी दुकान चला लेता था, कोई खेती में जुड़ जाता था, कोई मजदूरी कर लेता था, लेकिन अब वो सारे रास्ते भी धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि भारत दुनिया में सबसे युवा देशों की कैटेगरी में नंबर 1 है, लेकिन इस युवा देश के भीतर में युवा और छात्र कितना बदहाल है यह सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार आज की तारीख में जो सबसे न्यूनतम पैसा जहां मिलता है वह मनरेगा है। और मनरेगा के भीतर 75% मजदूर लगभग 20 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं। और इस बार उसके लिए भी बजट सरकार के पास बच नहीं पा रहा है। पिछले बरस तो कोविड की मार थी तो उसमें 1,10,000 करोड़ तक बजट ले गए, लेकिन इस बार पैसा जो रिलीज करने की स्थिति आ रही है वह 50,000 करोड़ भी पहुंच नहीं पाएगी। ऐसी बदहाली के वक्त जब कमोवेश हर क्षेत्र में रोजगार खत्म हो चले हैं, सरकार के पास क्या वाकई पैसा नहीं है? क्योंकि जो रिक्त पद हैं यानी जो सैंक्शन रिक्त पद हैं उसको भी भर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। और बीते 6 बरस में अगर हम आपको यह कहें कि बीते 6 बरस में हर बरस सरकार ने 1 लाख भी रोजगार पैदा नहीं किया तो आप सोचेंगे 2 करोड़ रोजगार का वादा था। हमें लगता है कि आज जरा परत दर परत स्थितियों को समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो 2015 से 2021 तक के बीच में यूपीएससी ने
जो नौकरियां दी वो 25,267 है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नौकरी दी वो 2,14,601 है। और सबसे बड़ा रोजगार कहीं से मिला तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दावा करता है कि हमने 2,04,945 नौकरियां दे दी, यानी सबको जोड़ लीजिएगा तो भी 4.5 लाख नौकरियां बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी इसके ठीक समानांतर कितनी बड़ी तादाद युवा छात्रों की रही जो 20 से 35 बरस के बीच में आते हैं। उनके पास ना रोजगार है और घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी यह भी नहीं पता है। इस देश का एक अनूठा सच यह है कि जब क्षत्रपों की राजनीति शुरू हुई और वो सत्ता में आने की शुरुआत हुई तो जातियों से जुड़ा हुआ जो युवा तबका था उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ा और वहां से उसको कुछ रोजगार मिला, कुछ पैसा मिला, कुछ उसकी बातों को माना गया तो किसी की कहीं बहाली हो गई, किसी का कहीं प्रमोशन हो गया। यह एक पॉलिटिकल, अपने तौर पर पॉलिटिकल रोजगार की परिस्थिति थी। लेकिन भारत का सच सिर्फ यही नहीं टिकता है। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या गवर्नेंस फेल है, क्या सरकार के पास कोई विजन नहीं है, तो हमें लगता है इस बात को समझिए, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में और वो तमाम सेक्टर जो सरकार इस दौर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, उससे जुड़ा हुआ जो तबका है वो 60% से ज्यादा वहां पर परमानेंट नौकरी या फिर बाहर रहते हुए नौकरी करने की परिस्थिति में युवा तबका ही उससे जुड़ा रहा है, जो कि 60% से ज्यादा है। लेकिन आज की तारीख में सबकी स्थिति नाजुक है। CMIE, इसका डाटा बड़ा रोचक है। इसकी जानकारी के मुताबिक जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मजदूरी ही एकमात्र रास्ता बचता है और ऐसे में अगर मजदूरी ना मिले तो कोई क्या करे। CME ने अपने तौर पर बड़ा शानदार रिसर्च किया। यह तो बधाई दीजिए CMIE को कि वह कम से कम सरकार के लिए काम नहीं करता है, वह देश के लिए काम करता है और देश के फैक्ट्स को निकालता है। अन्यथा सरकारी तंत्र को देखिएगा तो सारे डाटा को वह अपने आप में पचा ले रहा है और उसको पचाने के बाद जो चीजें निकल कर आती है उसमें पता चलता है देश का डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है, देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, महंगाई का सामना करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं क्योंकि उनकी आय बढ़ गई है। कमाल की परिस्थिति है। लेकिन CMI का डाटा इस बात की दिशा में पहली बार ले गया है कि अगस्त के महीने में तकरीबन 4 लाख लोग रोजगार मांगने के लिए निकल कर आए। यानी अभी तक वो रोजगार नहीं मांग रहे थे, अब रोजगार मांगने के लिए आए। अब उसके पीछे का सच ये है कि इस देश के भीतर में परिवारों के अंदर यह संकट हो चला है कि जो भी मजदूरी करता है किसी परिवार में, अगर 5 सदस्यों का परिवार है तो बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो वह कम से कम रोजगार के लिए निकल जाए, अन्यथा जो महंगाई की परिस्थिति है उसमें 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पाएगी। हालांकि सरकार ने कहा हुआ है 5 किलो अनाज तो हम आपको देंगे और नवंबर दिसंबर तक के महीने तक देने की व्यवस्था की गई है। यानी इस देश में महंगाई से आंखें मूंद लीजिए, रोजगार ना मिले तो आंखें मूंद लीजिए और आपके डेवलपमेंट का मतलब यही है कि 5 किलो अनाज आपको राशन का मिल जाएगा और इन सब की प्रक्रिया के भीतर में मान लीजिए कि सरकार के ऊपर ही आप निर्भर हो चले हैं। और दूसरी स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में जो भी सरकारी कर्मचारी, जो हमने आपको जानकारी दी 8,72,000 पद खाली पड़े हैं, उसके दूसरा हिस्सा यह है कि यह पद खाली तो दूर, अगर आप ध्यान देंगे तो PSU के भीतर में बीते 6-7 साल में लगभग 6 लाख नौकरियां चली गई हैं। कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। नौकरी देना अलग बात है, नौकरी ले लेना यह तो बहुत बड़ा क्राइम है भारत जैसे देश में। लेकिन उस दिशा में भी यह देश आगे बढ़ चुका है और इस पर कोई कहीं आह तक आपको सुनाई नहीं देगी। और इन बातों का जिक्र करते हुए हमें लगता है इस बात को आपको जानना चाहिए, जो लोग OBC या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को लेकर और जातियों को लेकर राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, कम से कम पहला प्रयास ये तो कर लें जो सैंक्शन पद है SC ST और OBC का, उस पर कम से कम बहाली करा दें। आप गिनती कराते रहिए लेकिन उस पर बहाली तो करवाइए, क्योंकि जो सरकार का डाटा जो दिया गया जनवरी 2020 में, जो पार्लियामेंट के भीतर डाटा दिया गया, उसमें जानकारी दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भीतर में, यानी जस्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए OBC के तमाम नेता लगातार गुहार लगा रहे हैं और हर जगह शोर मचा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भीतर में जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई नौकरियां हैं वो 28,245 है, उसमें से 14,361 पद खाली पड़े हैं शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई तकरीबन 12,612 पद खाली पड़े हैं
ओबीसी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, 15,088 पद खाली पड़े हुए हैं। ये सारे पद या तो रेलवे में हैं, डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, ये तमाम मंत्रालयों में है। इतना ही ना, इस देश में एजुकेशन को लेकर क्या चिंता है हमको लेता है, इसको भी समझना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक प्राइम यूनिवर्सिटी और प्रीमियम यूनिवर्सिटी के तौर पर जिसे बनाया गया, नाम दिया गया, बजटिंग की गई और सारे चीज किए जा रहे हैं, वहां पर भर्तियां तो छोड़ दीजिए, अब किसकी भर्ती हो रही है, लेकिन जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भी समझिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 42,421 पदों में से 13,701 पद जो सिर्फ एजुकेशन, टेक्निकल और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वह पद खाली पड़े हुए हैं। यानी इस देश के भीतर में एजुकेशन भी आपकी फहरिस्त में नहीं है। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ का जिक्र कीजिएगा तो 61,000 में से 24,000 पद खाली पड़े हैं। आप इन पदों को क्यों नहीं भर पाते हैं, यह एक सवाल हर जहन में जरूर रहता है। क्योंकि इसके बीच में जो खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जब आप दिल्ली के मेन सेक्रेटरिएट में जाएंगे तो वहां पर भी लगता 347 पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार इन पदों पर भर्ती करके कैसे उनको महीने का पेमेंट करे, यह एक सवाल है। तो क्या इस देश की जनता की रसोई और जनता के रोजगार का जो सवाल है, वही सवाल कहीं खिसकते खिसकते सरकार तक पहुंच गया है और सरकार की बदहाली ने उसको इस देश के भीतर में तमाम कॉरपोरेट सेक्टर को, इस देश को बेचने की स्थिति में ला दिया है कि किसी भी तरीके से हम चलते रहें। तो कितने दिन आप चल पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? लेकिन सवाल यह है कि इस देश में जब पॉलिटिकल चेंज भी होगा तो आने वाली राजनीतिक सत्ता भी इस देश को कैसे चलाएगी, कैसे संभालेगी, यह भी एक सवाल है। यानी कोई रोक टोक नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम डाटा जाते हैं, तमाम बातों का जिक्र होता है, फैक्ट्स एंड फिगर जाते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक सवाल इस सरकार से नहीं पूछ सकता है कि इस देश को चलाने के लिए आपके पास क्या विजन है? आप कहेंगे चुनी हुई सरकार है, लेकिन सवाल है जब जनता का डाटा मौजूद है इस देश के भीतर में, कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में महंगाई कितना % बढ़ा है और कितनी बड़ी तादाद में जो बैंकों में जमा पैसा है उस पैसे की कीमत कम हो रही है। 3 डाटा ये हो गया। इससे हटकर दूसरा डाटा है कितना माल आप इस देश का प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच रहे हैं, किस रूप में निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में पिछले 6 साल के भीतर में सरकार की वेल्थ नहीं बढ़ी, इस देश की वेल्थ नहीं बढ़ी, बल्कि उन कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ बढ़ते चला गया। क्या यह बात पूछी जा सकती है? पूछनी चाहिए। क्योंकि इस देश को अगर कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, रूल ऑफ लॉ से चलना है, और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह डिफाइन करे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तो वो सो मोटो अपने तरीके से उठाए। सवाल यह नहीं है कि वो पार्लियामेंट, सबसे बड़ी सवाल है कि अगर पार्लियामेंट में ही सब चीज होना है तो पार्लियामेंट तो पिछले मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं चली। तो अगर पार्लियामेंट ठप पड़ी है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस के दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए नौकरशाह सिर्फ सरकार के लिए ढपली बजा रहे हैं, तो ऐसे में इस देश के भीतर में चीजों को संभलेगा कौन और संभालेगा कौन? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अब किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़कर किसी की हैसियत नहीं है कि इस देश में वह अपने लोगों को जुगाड़ करे और उसके बाद पेट पर रस्सी बांध कर कहे कि अब आंदोलन शुरू कर दो। असंभव बात है। क्योंकि हमारी पारंपरिक राजनीति इस बात की दिशा में जाती है, पेट भरा होगा तो ही आंदोलन होगा। और यह भी इस देश में इजाजत देती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ही राजनीति के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही हमाम में हैं। लेकिन मौजूदा वक्त ने नई चीजें दी है। इस देश की पारंपरिक राजनीति बदल गई, इस देश की पारंपरिक देश को चलाने की प्रक्रिया बदल गई। इस देश में जो विचार होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोगों के अधिकार और राइट्स को संभाला और सहेजा जाएगा, उसको धूमिल कर दिया गया। तो फिर इस देश को चला कौन रहा है? और जो चला रहा है उसको भीतर इस बात को लेकर बेचैनी अगर है, तो क्या उस बेचैनी का समाधान यही है कि हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करते चले जाएं और धीरे धीरे इस देश में कॉरपोरेट ही सब कुछ देखने और संभालने लगे, यानी जिम्मेदारी विहीन भी हो जाएं और कॉरपोरेट मुनाफा परस्त हो जाए और जनता के सामने यह सवाल रहे कि चुनेगी सत्ता को, लेकिन उसको काम करना होगा कॉरपोरेट और प्राइवेट पार्टियों के इशारे पर। एक ऐसी परिस्थिति में देश धीरे धीरे जा रहा है जहां पर इस सवाल पर सबने आंखें मूंद ली हैं। नेत्र खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।